नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। और आज का चर्चा का मुद्दा और बहस का मुद्दा है कि टिकैत की एंट्री कितनी भारी पड़ेगी। इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल की चुनावी जंग और उसमें किसान नेताओं के उतरने पर, क्योंकि अब तक दिल्ली में धरना दे रहे और राजनीति से गुजर रखने वाले किसान नेता अब चुनावी भाषण दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या किसानों का आंदोलन हाईजेक हो गया है? क्या आंदोलनकारियों का एजेंडा अब सिर्फ सरकार और बीजेपी का विरोध है? हम तमाम मुद्दे पर आज बात करेंगे, लेकिन पहले देखिए कुछ झलकियां। कृष्ण हरे राम, विदाय जाओ बीजेपी राम, जय श्री राम। और हरे कृष्ण हरे हरे तृणमूल घरे घरे। ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती हो जाएगी। प्रियो भाइयों, 2 मई दीदी गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आज तक लगभग 70 लाख किसानों को ये पैसा मिल जाता। कितना मिलता? एक किसान को 14,000 रुपए मिलता। 1 साल का 6,000, 2 साल का 12,000 और इस साल 2021 की पहली किस्त 14,000। 70 लाख किसानों को। लेकिन लड़ाई यहां तक सिमटी नहीं है। बंगाल के बैटल में अब किसानों ने एंट्री कर ली है। दिल्ली में कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान नेता बंगाल पहुंच गए हैं। वो अपील कर रहे हैं कि बंगाल के लोग किसी को भी वोट दे, बीजेपी को नहीं दे, क्योंकि वो किसान विरोधी है। की शुरुआत होगी ना, ऐसा भगाना पड़ेगा। ऐसा उम्मीद लेके आए हैं कि आप इस बार इस मोदी की पार्टी को धूल चिटा देंगे, वोट नहीं डालेंगे, चोट मारेंगे, वोट की चोट मारेंगे। देश को बचाने के लिए हम बंगाल के भाइयों से अपील करने आए हैं कि इस बीजेपी पार्टी को देश से भगा दो। साथियों, ये पैसे वाली पार्टी है, ये खरीद लेती है। क्या खेल होने वाला है देश में? खेला होए खेला, क्या खेला होए? के लोगों को संदेश है कि जो भारत सरकार है उसने देश को लूट लिया, उसको वोट नहीं करना। अपने बंगाल को बचाना। आपके मछली तालाब जाएंगे, 10 साल पुराना इंजन और पंपिंग सेट ट्रैक्टर जाएंगे। अगर कोई वोट मांगने आए उसको कहना कि मेरे एमएसपी कब मिलेगी, मेरी धान की कीमत, आपके धान की कीमत 1850 रुपए हो, कब मिलेगी? ये जरूर सा क्वेश्चन कर लेना। और किसान नेताओं के इस रुख ने एक बार फिर किसान आंदोलन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये सवाल लाजमी है, क्योंकि ये वही किसान नेता है जो अब तक कहते आए हैं कि उनका किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है, और जो भी दल उनका समर्थन कर रहे हैं वो किसानों के शुभचिंतक नहीं, वोटों के चिंतक हैं। भाई जैसे ये वोट तलाश कर रहे अपनी, ऐसे ही वे कर रहे। यहाँ तो सब आ रहे ना, सब आओ, हम क्या किसी को मने कर रहे? जैसे ये चाह रहे कि हम वोट दी थी, हमारी वोट खिसक गई, ऐसे ही दूसरे जा रहे कि भाई खिसकती वोट को तुम पकड़ लो। तो ये तो पकड़म पकड़ा का खेल है, किसान का इशू का कोई सा। और इन सब हालातों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भाषण लोगों को याद आ रहा है जिसमें उन्होंने संसद में इशारों में कहा था कि किसान आंदोलन के पीछे वो ताकतें काम कर रही है जिनका मकसद ही सरकार का विरोध है। वो कितना भी अपना एजेंडा छिपाए, इनका असली रूप सामने आ ही जाता है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलन जीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो ना वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलन जीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। और अब बंगाल में खेला हुए है। अभी तक नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी के खेला हुए रहा था, लेकिन अब किसान आंदोलन की एंट्री, राकेश टिकैत की एंट्री ने एक और नया खेल वहां शुरू कर दिया है। आज की बात इसी पर करेंगे, लेकिन जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राकेश जैन जी मौजूद है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अनंत तारण जी मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक कल्पना शर्मा जी मौजूद है, मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और बहस की शुरुआत मैं करूंगी बीजेपी से, राकेश जैन जी। राकेश जी, पश्चिम बंगाल के रन में बीजेपी उतर गई है अब, लेकिन एक नई एंट्री
किसान आंदोलन की हो गई है। राकेश टिकैत वहां पहुंच गए हैं। कितना भारी पड़ेगा अब बीजेपी को ये रण? देखिए, आपने देखा बगीचा जी कि बिहार में भी इस प्रकार की स्थितियां बनी थी, वहाँ भी महागठबंधन बना था। और ये कोई नई बात नहीं है। जो देश विरोधी ताकतें हैं वो हमेशा इकट्ठी होती हैं, और इस प्रकार के जो षड्यंत्रकारी लोग हैं जो किसी न किसी प्रकार से देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और योजनाबद्ध तरीके, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आंदोलनजीवी लोग हैं, जे विदेशी ताकतों के माध्यम से, जो देश को नुकसान वाली पहुंचाने वाली ताकतों के माध्यम से षड्यंत्र करके एकत्रित होके और सरकार के विरोध में काम करने के लिए इनकी योजना रहती है। ये कोई किसान आंदोलनकारी नहीं है। इनके पिताजी हुआ करते थे किसान आंदोलनकारी। अब तो ये हजारों करोड़ों की संपत्ति बना के बिचौलिए की भूमिका निभाने वाले लोग हैं। चाहे टिकैत जी जाएं, चाहे राहुल बाबा जी पहुँच जाएँ, और चाहे कोई भी पहुँचे, उसका कोई असर नहीं होने वाला है। बंगाल की जनता बहुत समझदार है और वो अब जान चुकी है कि हमें किस प्रकार से, हमने जिस प्रकार से उन्हें कम्युनिस्टों का शासन उखाड़ा था, अब 2 मई को ममता दीदी का शासन उखड़ जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इनका जो बातचीत करने का जो इनका रवैया है, इनका तरीका है, वो सारी पोल जनता समझ चुकी है। जो पब्लिक है ये सब जानती है। पब्लिक तो जानती है, लेकिन आप कह रहे हैं कि बिचौलियों का काम है, यानी कि आप सीधा सीधा आरोप कांग्रेस पर लगा रहे हैं कि कांग्रेस ही साजिश कर रही है। आनंद जी, क्या कुछ कहेंगे? अब ये जो माथा जो ठीकरा फोड़ा है, अब कांग्रेस पर फोड़ दिया है कि वो कोई किसान नहीं है, वो वही लोग हैं जो दिल्ली में मौजूद है। देखिए, अभी बोला है शिवराज जी ने 2 मई दीदी गई है ना। इसके पहले जब भोपाल में मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे तो माफ करो महाराज, हमारे नेता शिवराज, फिर क्या कारण है कि आज महाराज के चरणों में पूरी भाजपा समा गई है? क्या कारण है कि आज पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल और केवल वो 28 लोगों के शरणागत हो गए हैं? जो वो चाहते हैं, जो जितना ब्लैकमेल कर रहे हैं वो हो रहा है। तो आज भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल सत्ता के लिए हर स्तर पर उतर रही है। अब उन्होंने आंदोलन जी भी कर दिया। इसके पहले क्या देश में कोई आंदोलन नहीं हुए? मतलब भारतीय जनता पार्टी के 7 साल के कार्यकाल में जो आंदोलन हो रहे हैं वो देश विरोधी हो गए हैं, वो विदेशी ताकतें आ गई उसमें। 75 साल में जब से देश आज़ाद हुआ तब से कोई नहीं हुआ, कोई मतलब जब तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है तो ये बोल रहे हैं कि साहब ये केवल आंदोलन। अरे भाई, आंदोलन जीवी तो आप भी थे, आप सत्ता में कहाँ से आ गए? आप तो 2014 में बोलते थे कि इतनी महंगाई हो गई है कि हमारा मस्तक से हो रहा है, नोट की अवमूल्यन हो रहा है, और आज पेट्रोल 70 रुपये हो गया, हमारी सरकार आएगी तो 35 रुपये कर देंगे। आज 105 कर दिया। पूरे देश की जनता जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी मतलब झूठ का खजाना। भारतीय जनता पार्टी यानी जो बोलो वो सब गलत। गांधी जी का चश्मा ले लिया, गांधी जी की चर्या पे नहीं है। गांधी जी ने अगर किसी का गुड़ छुड़वाया था तो 15 दिन बाद उसे बुलाया था और उससे बोला था कि 15 दिन बाद इसको लेके आना। जब उन्होंने खुद गुड़ का त्याग कर दिया तब उस बालक से बोला उन्होंने गुड़ छोड़ दो बेटा। ये गांधी जी का चरित्र था। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ये है कि 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए खाते में देंगे, पूरा काला धन लेके आएंगे। आज काला धन देवड़ा हो गया। नौजवानों को नौकरी की बात तो छोड़ो, जो नौकरी में थे उनका मूल्यन हो गया। उन्हें नौकरी कम पैसे मिल रहे हैं उनको नौकरी में। बहुत सारे बेरोजगार होते जा रहे हैं। कि किस तरह का उन्होंने बोला था कि हम 15 दिन में कोरोना को भगा देंगे। आज 1 साल से ऊपर हो गया, फिर दोबारा से लाग कर रहे हैं देश को। तो किस तरह की भावना। आज अगर टिकैत बंगाल जा रहे हैं, वो क्यों जा रहे हैं? वो अन्नदाता हैं, वो अन्नदाता की तरफ से जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? लेकिन तो आनंद जी ये तो तमाम आरोप लगा रहे हैं कि वो किसान है ही नहीं, वहां भी वामपंथी है, विदेश से फंड आ रहा है। देखिए, अगर विदेश से फंड आ रहा है और वामपंथी हैं तो भैया सरकार तो तुम्हारी है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप सर्वशक्तिमान हैं। आप तो जो चाहे वो कर सकते हैं। करें भंडाफोड़, लेके आए सामने कि कहाँ से पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा है तो आपके चलिए राकेश जी बताइए, तो उन्हें लाने चाहिए और उसका पर्दाफाश करने चाहिए। बिल्कुल आनंद जी, राकेश जी से पूछते। राकेश जी, आपने तमाम बीजेपी ने आरोप लगाया है कि फंडिंग बाहर से हो रही है। आप भंडाफोड़ कीजिए। आनंद जी कह रहे हैं कि कहाँ से आ रहा है पैसा। आनंद जी बहुत अनुभवी नेता हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूँ, आप मेरे बड़े भाई भी हैं। इनकी बातों का आप देखिए, फर्क देखिए। आपके
कुछ दिन पहले ही राहुल जी कह रहे थे कि सिंधिया जी की बकत नहीं है, सिंधिया जी को अब वैसे अवसर नहीं मिलेंगे, सिंधिया जी की चल नहीं रही है। और यहाँ आनंद जी कह रहे हैं कि सिंधिया जी के चरणों में बीजेपी पड़ी हुई है। तो अब आप ये बातों का मूल्यांकन कीजिए कि आप आनंद जी सही कह रहे हैं या राहुल जी सही कह रहे हैं। अब इस प्रकार की तो इनकी पॉलिसी है, और पॉलिसी पैरालाइसिस हमेशा कांग्रेस की रही है। आज जो अरे भाई, 50 साल बोल रहा हूँ कि माफ करो महाराज, हमारे नेता शिवराज, तो ये गलत है क्या? राहुल जी बोल रहे हैं, वो भी अक्षरांश सत्य है कि आप अगर आपने महाराज को लेके आए तो आपने महाराज की क्या हालत कर दी? महाराज की हालत हमने नहीं करी। महाराज तो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से सहमत थे, उनकी दादी भी सहमत थी, उनके पिताजी भी सहमत थे। आपने जब तक ब्लैकमेल किया महाराज के पिताजी को ब्लैकमेल किया, महाराज को ब्लैकमेल किया। मुद्दे से भटक रहे, हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की। मैं पश्चिम बंगाल की ही बात कर रहा हूँ। आप इन्हें वामपंथी बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि क्या किया कांग्रेस ने, बीजेपी ने। बीजेपी झूठ का खजाना है। बीजेपी के ऊपर एक केंद्र सरकार के ऊपर पूरा 6 साल में 6 साल से बीजेपी केंद्र में शासन कर रही है। आप कोई आरोप नहीं लगा पाए, आप कोई आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। केवल बात, इनके पास कोई मुद्दा विहीन कांग्रेस मुद्दा विहीन कांग्रेस है, इसके पास कोई मुद्दा नहीं है। षड्यंत्र लगाते हैं और इनके पास किसी प्रकार का कोई योजना नहीं है। आज हमारे देश की जीडीपी देखिए। सवाल पूछना चाहूंगी, हमारे साथ राजनीति विश्लेषक कल्पना जी मौजूद है। कल्पना जी, अब सत्ता में आने के लिए इस तरह की राजनीति करनी पड़ रही है, विकास के मुद्दे पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की ये जो साजिशें की जा रही, कितना सही मानते हैं आप? कल्पना जी, राकेश जी और आनंद जी हमारे साथ, कल्पना जी मौजूद है। राकेश जी, आप टेलीविजन, राकेश जी मेरा सवाल कल्पना जी से है। कल्पना जी, अब आप बताइए, कितना सही मानते हैं आप इस तरह के आरोपों को, इस तरह की साजिशों को? अब सत्ता में आने के लिए दोनों ही पार्टियों को, तमाम पार्टियों को साजिशें करनी पड़ रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है जिस तरह से राकेश टिकैत को पश्चिम बंगाल में जाना पड़ा और मंच से कहना पड़ा कि बीजेपी को वोट मत दीजिए, आप चाहे जिस भी पार्टी को दीजिए, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि बहुत पहले से जो ये बात कही जा रही है कि एक राजनीतिक एजेंडे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं सच साबित होता है। लेकिन उसके पीछे के सच को भी नहीं नकारा जा सकता। किसान काफ़ी लंबे समय से धरना प्रदर्शन दिल्ली में बैठ के कर रहे थे, उनकी बातें नहीं सुनी गई, लेकिन उसका एक मोड़ आया जिसमें जिस तरह से 26 जनवरी पे लाल किले पे जो कुछ हुआ, उसके बाद आंदोलन काफ़ी हद तक बहुत धीमी गति में चला गया। आंदोलन की जो रफ्तार एक समय थी वो घट करके शून्य पे आ गई। आज स्थिति है कि गिने चुने लोग धरना प्रदर्शन करते हुए दिल्ली में किसान के रूप में देखे जाते हैं। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं एक मंच की आवश्यकता थी उन नेताओं को जो किसान के नाम पर राजनीति कर रहे थे। तो बहुत अच्छा अवसर उनको मिला कि पश्चिम बंगाल में चुनाव, क्योंकि ज़्यादा दिन दूर नहीं है, वहाँ पर जोरों शोरों से प्रचार प्रसार चल रहा है। ऐसी स्थिति में बहुत आवश्यक था कि एक मंच ऐसा मिले जहाँ पे वो अपनी बातें, जो बीजेपी से नाराज़ किसान के रूप में अपनी बातें कहने के लिए एक अवसर था, उसको बुलाने की कोशिश की गई। लेकिन इसमें एक चीज़ ज़रूर जोड़ना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं किसान अपने मुद्दों से भटक गया है। वो भूल गए हैं कि उनका विषय क्या है और उनके लिए उनको अपनी बातें, हर स्टेट की अपनी एक परिप्रेक्ष्य में अलग अलग तरह की उनकी ज़रूरतें होती हैं, उनका एक मुद्दे होते हैं। लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल में जाकर के वही बातें राकेश टिकैत कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझती हूँ कि वो इतना आवश्यक था, क्योंकि वहाँ पे बहुत लंबे समय से ममता बनर्जी सत्ता में हैं और वो अपने हिसाब से वहाँ की राजनीति करती आई हैं। तो ये बाकी वहाँ के लोगों को समझना होगा कि वो कितना सीरियस राकेश टिकैत की बातों को लेते हैं, क्योंकि मैं नहीं जानती हूँ कि पश्चिम बंगाल में राकेश टिकैत की क्या भूमिका होगी आने वाले समय में। लेकिन उनकी बातें अगर 10 लोगों को भी इफेक्ट करती हैं तो कहीं ना कहीं 10 वोट काटने के लिए भी बहुत मायने रखती हैं। तो ये आने वाला समय बताएगा कि क्या उनकी भूमिका रहने वाली है। लेकिन हाँ, एक बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसान आंदोलन जिस विषय को लेकर के बाहर निकले थे, कहीं ना कहीं वो एक पार्टी विरोधी एक तरह से देखा जाए सामने रुख बन के सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जनता की जो सोच थी वो भी कहीं हद तक आने वाले समय में देखने को मिलेगी। तमाम सवालों के जवाब राकेश जी से चाहूंगी। राकेश जी, अब किसान तो पश्चिम बंगाल में पहुंच गए हैं, क्योंकि 4 महीने होने को आए हैं, उनकी बात नहीं सुनी गई, फिर किसान से उम्मीद आप नहीं कर सकते। देखिए, किसानों की पूरी बात सुनी गई
4 बार उनके पास 5 बार 10 दौर की बातचीत हुई, तो फिर... लेकिन वो तीनों कानून में ये कमी नहीं बता पाए कि प्रॉब्लम क्या है इन तीनों कानून से। अब बेसिर पैर की लगातार मांग करना कि कानून निरस्त करो, कानून निरस्त करो। भाई जब पूरे देश के पर्टिकुलर कुछ प्रांतों के किसान एक षड्यंत्र, एक योजना के तहत जिस प्रकार से विरोध का सुर बनाए हुए थे, लगातार वो पिछले काफी दिनों से आंदोलन कर रहे थे। ये बात सच है कि बहुत दिनों से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उन्हें पूरा अवसर दिया गया और आज भी अवसर खुले हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री हों, चाहे कृषि मंत्री हों, चाहे किसी भी नेता ने, चाहे शीर्ष नेतृत्व ने कभी मना नहीं कहा कि हम किसानों से चर्चा करने को तैयार नहीं हो। लेकिन वो इस बात पे बात तो करें कि भाई संशोधन करने की जरूरत क्या है। हमें वो केवल कानून निरस्त करने की बात करते हैं। जो जो उनकी मांगे थी हर विषय पे, जैसे कल्पना जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि हर प्रदेश की अपनी समस्याएं होती हैं, किसानों की अलग अलग चीजें होती हैं, अलग अलग जलवायु होता, क्षेत्र होता, अलग अलग होता। हर प्रदेश स्तर पर टीम बनाने के लिए भी कहा गया, हर स्तर पर चर्चा, लेकिन केवल विरोध करने के लिए हम धरने पे बैठे हैं। तो इसलिए तो मोदी जी ने कहा कि ये आंदोलन जीवी हैं और इनके पास कोई समुचित कारण नहीं है कि हम 3 कानून निरस्त करें। उन 3 कानूनों के माध्यम से देश के 90% किसानों को लाभ होने वाला है। जो बिचौलिए किसान हैं, जो दलाल किसान हैं, जिनके पास भूमि तो कम है। राकेश जी, दलाल किसान किससे बता रहे हैं आप? मैं उनके राकेश टिकैत को या फिर किसी और ही को बता रहे हैं आप? मैं राकेश टिकैत जैसे लोगों को ही दलाल किसान बता रहा हूं, जिनके पास खेती की जमीन तो 400 एकड़ है, लेकिन जब वो अपनी उपज बताते हैं तो लाखों एकड़ की जमीन की उपज दर्शाते हैं। और विभिन्न प्रकार के बिचौलिया बन के जो लाभ लेते थे, आज जब उनके लाभों पे अंकुश लग रहा है तो इस प्रकार से षड्यंत्र करके विरोध करते हैं और वो उन विरोधी पार्टियों की शरण में बैठ जाते हैं, उनसे समझौते कर लेते हैं और उनके साथ मिलकर इस प्रकार का विरोध करते हैं। आपने बात की है तो हम आनंद जी से जानेंगे। आनंद जी, किस तरह का समझौता हुआ है? इनका कहना है कि विरोधी पार्टियों से समझौता हुआ है। आप भी स्क्रीन पर है, आप ही बता दीजिए किस तरह का समझौता किया है, क्योंकि ये आरोप बीजेपी ने लगाए थे कि वहां कांग्रेस और वामपंथी मौजूद है, किसान मौजूद नहीं है। यानी कि सीधा सीधा आरोप कांग्रेस पर ही है, वामपंथियों पर ही है। देखिए बागीचा जी, लाखों एकड़, पहली बात तो ये उसको स्पष्ट करें। इन्होंने बोला 400 एकड़ उनके पास है और लाखों एकड़ का वो हिसाब लेते हैं, तो उसको करें ना, उसका पर्दाफाश करें। नंबर 1, ये बार बार बातें जो झूठ का जमा खर्च है भारतीय जनता पार्टी के, इसके अलावा इनके पास सुनिए आप सुनो राकेश भाई सुनो आपने देखा हाहाकार मचा हुआ है। प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री को नहीं मिलता किसानों से, मतलब किसानों की, आपकी किसानों हालत उनकी खराब है, किसानों सरेंडर हो गए और जो मूल किसान थे वो अपने खेतों में काम कर रहे हैं और अपनी फसल निकालने में लगे हुए हैं। दलाल और नेता प्रवृत्ति के लोग ही आज पूरे देश में घूम रहे हैं। तमाम आरोप इन पर लगाए, अब ये कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। जी आनंद जी कहिए। और कुछ नहीं बोलना तो बोलना नहीं, बिल्कुल आनंद जी कहिए आप। देखिए, राजनीतिक एजेंडा, कौन सा राजनीतिक एजेंडा है किसानों का? किसान अन्नदाता है, किसान पूरे देश को देता, और किसान की कोई पराधी पंजाब नहीं है, पर किसान पूरे देश का किसान है। ये जो बातें की जाती हैं, ये क्षेत्र, कोई क्षेत्र नहीं है, पूरे देश का अन्नदाता एक ही है। अगर बंगाल में भी गेहूं खाया जाता है तो अगर कहीं ना कहीं से वो जाता है, तो ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। और मुद्दों से भटकाने के लिए की बातें जो की जा रही हैं, मुद्दा काहे का मुद्दा है? केवल और केवल 4 लोग, अडानी, अंबानी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। अगर राहुल गांधी बोलते हैं और पूरे देश में ये चलने लगा है कि सरकार सरेंडर हो गई है अडानी और अंबानी के लिए, और निश्चित रूप से आज अगर किसान बोल रहे हैं कि भाई उन्होंने बोला, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने किसानों के हित में ये 3 कानून बनाए, भैया किसान अगर नहीं मना कर रहे हैं, आप कैंसिल कर दो, किसानों को बिठा लो और उनके साथ चर्चा करके जो नए कानून उनके हिसाब से बना दो। भाई जब आप बोल रहे हो हम लोग उनके फायदे के लिए कर रहे हैं, हम उनके सबके, भाई आज क्या कारण है कि ये बहुराष्ट्रीय कंपनी बड़ी हो रही हैं? तेल का मामला हो तो जब अगर कांग्रेस की सरकार थी, तेल के रेट कम होते थे तो अंबानी के पेट्रोल पंप बंद हो जाते, रिलायंस के। आज रेट बढ़ते जा रहे हैं। अदानी के 6 साल से, पिछले 7 साल में आरोप लगा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर कि पिछले 7 साल से अंबानी के पेट्रोल पंप एक दिन के लिए बंद नहीं हुए। जब तेल के रेट 17-18 रुपए थे अभी 1 साल पहले, तब हमारे पास तेल का भंडार था। आज क्या कारण है कि जनता की जेब काटी जा रही है? केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार व्यापारी सरकार हो गई है। केवल और केवल व्यापार के लिए वो जनता का गला घोंट रहे हैं। कि किस तरह से किसानों को कुचला जा रहा, किस तरह से 100 दिन से ऊपर हो गए किसान आंदोलन के। क्यों नरेंद्र मोदी जी पूरे संसार का दौरा करते हैं,
इधर उधर की बात जाते हैं। क्यों? कारण है कि हमारे देश के, क्योंकि वो हर देशवासी के, एक व्यक्ति से लेकर जो 135 करोड़ की जनसंख्या, हर आदमी के प्रधानमंत्री हैं वो। उनको अगर किसान, कम संख्या में नहीं, 70, 80, 85% देश के किसान हैं, उनको किसानों से चर्चा करनी चाहिए, किसानों के बीच में जाना चाहिए। क्यों नहीं जा रहा, क्यों डर रहा है? उनको खुद जाके बात करनी चाहिए। अगर वो सच्चे हैं तो जाएं और अपनी बात रखें और उनको मनवाएं अपनी बात पे, और नहीं तो उनके साथ उन बैठे, तीनों कानून वापस कर लें। भाई देश के आदमी है, कोई विदेशी नहीं है, वो पाकिस्तानी नहीं है कि वो कोई यहाँ वहाँ से आ गए। उन लोग के पे आरोप लगा रहा है आपके, खालिस्तानी है तो पाकिस्तान। किस तरह की भाषा है भारतीय जनता पार्टी के, किस तरह का चेहरा प्रस्तुत कर रहे हैं, किस तरह की बातें 2014 के पहले सत्ता में आने के बाद की थी, और आज भारतीय जनता पार्टी का चरित्र क्या हो गया, ये पूरा देश देख रहा है। निश्चित रूप से आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी, मैं तो कह रहा हूँ, ये 4 लोगों की बात कर रहे हैं, आज जो फायदा उठा रहे हैं, ये 4 लोग उठा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो चना चिरौंजी खाकर और इस भारतीय जनता पार्टी को इतना मजबूत किया, उनका क्या हासिल होगा आने वाले समय में, ये समय बताएगा। पूछते हैं, आप कह रहे हैं व्यापार की राजनीति अब बीजेपी की बच गई है, तमाम झूठ, तमाम खजाने झूठ के ये सिर्फ बीजेपी के पास है। क्या लगता है राकेश जी? देखिए, निजीकरण और पारदर्शिता, ये बात की जरूरत हम ही ने महसूस नहीं की, ये मनमोहन सिंह जी ने भी महसूस की थी, उनने शुरुआत की थी। और वर्तमान में अगर पॉलिसी पैरालिसिस जो 50 साल कांग्रेस के रहे हैं, आज उसकी बदौलत अगर हमें निजीकरण की आवश्यकता है तो हम निजीकरण कर रहे हैं। हमें जितनी ज्यादा पारदर्शिता के लिए जो जो कानून बनाने की जरूरत है वो कानून भी बना रहे, और उसका प्रतिफल जनता दे रही है। और निरंतर हमें, आज हम 23 प्रदेशों में सरकार चला रहे, तो ऐसे ही नहीं चला रहे, हमें जो जनता का जो पूरे प्रदेश में समर्थन मिल रहा है, मतलब जैसे मध्य प्रदेश में सरकार चलाई, आपने ऐसे पूरे देश में चलाई है। अरे क्या आपका चरित्र है? कौन सा जनता ने जनादेश आपको दिया? पिछले दरवाजे में सत्ता में कैसा आपका चरित्र है? कैसा चरित्र है आपका? जब आपको विपक्ष में बिठाना था, आपकी सत्ता का आपने हाथ भरी हुई है, केवल और केवल सत्ता के लिए आप किसी स्तर तक, सत्ता के लिए किसी भी हद तक आप उधर रहते हैं। आपका चरित्र केवल सत्ता का है। आप जब से मध्य प्रदेश में सरकार है, देश में 6 साल से मोदी जी की सरकार है, आप एक कोई बता दीजिए कि हमारी यहाँ पॉलिसी में जो हमने कहा वो नहीं कराओ। सिंगल कोई एक बात, कोई एक ऐसी पॉलिसी बता दीजिए जिसमें हम असफल रहे हो, चाहे हमारा देश अरे भाई हो, चाहे प्रदेश को नौकरी दी क्या? बताइए आप, नौकरी घर में पैदा नहीं होती है। नौकरी दी क्या? जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा होगा, आपने कहा हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, आपने 1 रुपए नहीं दिया, सरकार आपकी सारी योजनाएं बंद कर दी, आपने पूरा लूट खसे और ट्रांसफर उद्योग चलाया। आपने 15 महीने में देखा था ना क्या किया था? आपस में लड़ रहे, आपके नेता मंत्री आपस में लड़ रहे, आपके चाचा मुख्यमंत्री आपके मुख्यमंत्री राकेश जी, विकास के मुद्दे तो आप लोग भूल ही गए। आनंद जी हमारे साथ कल्पना शर्मा जी मौजूद है। आनंद जी और राकेश जी, आप लोग टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, विकास के मुद्दे आप लोग भूल गए। सिंगल पॉलिसी राकेश जी, आप विकास के मुद्दे तो भूल ही गए हैं। दोनों मेरे साथ कल्पना शर्मा जी मौजूद है। कल्पना जी, आपसे सवाल, राकेश जी मेरा सवाल, राकेश जी, विश्वास, यही मूल मंत्र है जिसमें हम लोग चलते हैं। क्या व्यवहार कर रहे हैं? कौन सा साथ और कौन सा विकास है किसानों के साथ? अन्नदाता है वो, अन्नदाता है। इन दोनों की आवाज डाउन कीजिए। मैं अपनी टीम से कहना चाहूंगी, दोनों की आवाज डाउन कीजिए। चलिए कल्पना जी, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। कर्जे माफ करने का झूठा वादा किया। राकेश जी और आनंद जी, आप लोग स्क्रीन पर हैं और आप लोग मुद्दों से मुझे बढ़ते हैं। झूठ बोलते हैं। आपने कहा 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे, अभी तक कर्जे माफ नहीं हुआ। 15 महीने में नहीं कर पाए थे कर्जे माफ। उसका परिणाम हुआ कि सिंधिया जी ने कहा आपके 15 लाख रुपए का सड़क उतर जाइए, परिणाम ये हुआ कि आपकी सरकार गिर गई। 15 लाख रुपए का हालत आपकी खराब है पूरे देश में। पूरे देश में हालत आपकी खराब है। हमारी हालत खराब नहीं है, हमें पूरे देश में जन समर्थन मिल रहा है, जनता सब जानती है और वो गलत को परिणाम दे रही है। भारतीय जनता पार्टी। चलिए आनंद जी, बंगाल में सरकार बनेगी। कल्पना जी, आपसे सवाल कर रही हूँ। कॉर्पोरेटिव के फायदे के लिए सरकार ये कर रही है, आपसे सवाल चाह रही हूँ मैं जी। कल्पना जी से मेरा सवाल है कि क्या कॉर्पोरेटिव के फायदे के लिए सरकार ये सब कर रही है? तमाम आरोप
दूसरी पार्टियों ने केंद्र सरकार पर लगाए हैं। देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से चीज़ों का निजीकरण किया जा रहा है उसको भी समझना आवश्यक है कि सरकारी अगर संस्थान आप इस तरह से निजी हाथों में सौंप देंगे तो क्यों, जब आप निजी कंपनियों द्वारा उतना बेनिफिट ले सकते हैं तो सरकारी तंत्र को इतना मजबूत क्यों नहीं किया जा सकता कि उनके द्वारा उन प्रॉफिट को लिया जा सके। काफ़ी हद तक सरकार उन सब चीज़ों में नाकामयाब रही, जिसके चलते कुछ चीज़ें तो मैं मानती हूँ जिसका निजीकरण होना आवश्यक था, लेकिन अर्थ ये नहीं है कि आप सब चीज़ों का निजीकरण कर दें। लेकिन सरकार काफ़ी हद तक अपनी ज़रूरत, अपनी दायित्वों से पल्ला झाड़ने के लिए कुछ चीज़ें जो जिस तरह से निजी हाथों में दे रही है वो कहीं ना कहीं चिंतनीय विषय ज़रूर है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जिस तरह से आज का परिप्रेक्ष्य, जिस तरह से राजनीति के लिए जो भी सब चीज़ें की जा रही है, चुनाव क्योंकि 2022 में यूपी में चुनाव होने हैं, राकेश टिकैत की जो पृष्ठभूमि है वो उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से वो आते हैं, वहीं की उनकी पृष्ठभूमि है। यदि उनको वाकई में ही जनता के बीच में अपनी विषय पहुंचाने हैं तो उनके लिए बहुत दूर मंच नहीं है। 2024 साल भर का अंतर है, साल भर बाद उत्तर प्रदेश के जब चुनाव होंगे वो अपनी बातें वहाँ अच्छे से कह सकते हैं। अगर वहाँ के किसान उनसे सहमत होते हैं तो ज़रूर उनका साथ दें। आप इसमें देखिएगा उत्तर प्रदेश के उतने किसान उनके साथ नहीं जुड़ पा रहे, तो उस खामी को समझने के लिए भी उनको काम करने की आवश्यकता है। और क्योंकि जो किसान का जो एक विषय लेकर के राकेश टिकैत पश्चिम बंगाल तक पहुँचे, उस विषय को हम, क्योंकि शायद विषय से काफ़ी हद तक भटक चुके हैं, मैंने जो भी महसूस किया कि हम विषय से भटक चुके हैं। हमारा विषय होना चाहिए कि क्या सरकारें अपनी नीति नियमों पे सही से काम कर रही हैं और क्या जितना भी विरोध, चाहे वो कोई भी स्टेट स्टेट के लोग कर रहे हो या जिस तरह से जनता महंगाई को लेकर के, किसान अपने बिल को लेकर के, अन्य ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर के नाराज़गी जताई जा रही है। सरकार को अपने पक्ष मजबूती से रखना चाहिए, बताना चाहिए कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय इस समय कोरोना की चपेट में जिस तरह से पूरा विश्व है, हमको आर्थिक रूप से मदद नहीं मिल पा रही, क्योंकि कोई भी जिस तरह से विश्व बैंक से नॉर्मली पैसा मिल जाया करता था, अब वो विश्व बैंक भी इतनी आसानी से फंड नहीं दे पा रहा है। तो सिंपल सी बात है कि महंगाई ऐसी स्थिति में बढ़ेगी ज़रूर, क्योंकि देश से ही पैसा लेकर देश के ही विकास कार्यों में देश की ही ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लगाया जाएगा। इन विषयों को ज़रूर रखना चाहिए। सरकार, ये मेरा दायित्व नहीं है, सरकार का दायित्व भी बनता है कि वो अपने पक्ष को रखे, लेकिन ऐसे विषयों पर इतना लंबा समय जनता पेट्रोल, डीजल, गैस, इन सारी चीज़ों को लेकर हाहाकार मची हुई है। ऐसी स्थिति में इतना मौन रहना मेरी समझ से जी। कल्पना जी, विषय की बात की तो राकेश जी के पास जाना चाहूंगी। राकेश जी, तमाम पार्टियों का आरोप है कि बीजेपी के पास विकास का तो कोई मुद्दा ही नहीं है पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए। आपसे जानना चाहूंगी, उसके बाद इनके पास भी आऊंगी। पार्टी के पास विकास का मुद्दा भी है, स्वास्थ्य का मुद्दा भी है, शिक्षा का मुद्दा भी है। क्या है और क्या करने वाले हैं? अब इतनी महंगी वैक्सीन उत्पादन करने के बाद जब लोगों को निःशुल्क 250 रुपए में दी जा रही ना, तो उसके पैसे प्रधानमंत्री के निवास में नहीं रहे उपलब्ध होंगे, वो हम जनता का सर्कुलेशन, कोई भी सरकार हो, सरकार का काम मैनेजमेंट करना होता है। आप वैक्सीन फ्री में नहीं बनती वैक्सीन, 65,000 करोड़ रुपए लगे हैं उसको वैक्सीन को उत्पादित कराने में। इसी प्रकार से आप व्यापार, एक साल ग्लोबली पूरे देश में जब हम कोरोना की महामारी की चपेट में रहे तो हमें आर्थिक रूप से सरकारों की राजस्व प्राप्ति में काफी नुकसान हुआ है। उस नुकसान की भरपाई के लिए हमें टैक्स ही लगाने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई और अलग तरीका नहीं होता है। विकास की बात करो भाई, विकास की बात करो, रोडों का विकास कीजिए। आप बता दीजिए, आपका भी अब तो कुछ ही दिनों में प्रियंका गांधी वहां पहुंचने वाली चुनावी रैली के लिए, आप क्या कुछ मुद्दे लेकर पश्चिम बंगाल के चुनाव में उतर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी का आरोप है कि ये चुनाव सिर्फ टीएमसी और बीजेपी के बीच में, कांग्रेस का इसमें कोई काम नहीं है। और कांग्रेस सिर्फ वो बात होती है ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो वाली बात अब कांग्रेस की वहां हो गई है। तो आपके क्या विकास के मुद्दे होने वाले हैं? जिस तरह से एक दुकान को सजाया जाता है, भारतीय जनता पार्टी ने भावमंडल तैयार किया पश्चिम बंगाल में। कांग्रेस सभी राजनीतिक पार्टियां करती हैं। सुनिए, सुन लो, अब फिर जब मैं जो बात बोल रहा हूँ उतनी सुन लो, फिर बाद में बोलना, बीच में जाना आप, जब तो आपकी बुराई करें। भाजपा ने भावमंडल तैयार किया है, लेकिन जो दिख रहा है वो होता नहीं है। वही बता रहा हूँ, ये आज अगर प्रियंका जी जाएंगी तो वहां जाके पूरी नाकामियां बताएंगी पिछले 7 साल की भारतीय जनता पार्टी की, कि किस तरह से विकास का मुद्दा तो अभी सरकार ममता जी की है। ममता जी जमीन से जुड़ी वर्कर है, वो अपनी बात करेंगी, कांग्रेस अपनी बात करेगी। कांग्रेस ने जो विकास किया 70 साल की, वो बात करेगी। विकास के मुद्दे तो बचे ही नहीं है। आप भी चुनावी रैली करेंगे और ये भी करेंगे। फिलहाल समय की सीमा बहुत कम है। मैं आप चर्चा में आप तीनों का
यही धन्यवाद करना चाहूंगी। चलिए राकेश जी और आप तीनों का यही धन्यवाद करना चाहूंगे। हमारे साथ समय बहुत कम है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए थे राकेश जैन, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आनंद तारण जी जुड़े हुए थे, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक कल्पना शर्मा जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि विकास कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल में होना चाहिए और किसान जब आज पश्चिम बंगाल के रण में उतरे हैं तो उनकी बात भी सरकार को सुननी चाहिए। अब देखना होगा कि जब किसान नेता वहां पश्चिम बंगाल के रण में उतर गए हैं तो बीजेपी को इसका कितना नुकसान होगा, दूसरी पार्टियां इसका कितना फायदा उठाती। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ।